बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया SOFT में। पिछले दिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का, और उससे भी एक दिन पहले मैंने थ्योरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट थ्योरी है इस पर वीडियो बनाया था। दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप थ्योरी भी पढ़ के पास हो सकते हैं अगर प्रैक्टिकल नहीं बने तो। इसलिए पहले थ्योरी बताया था, फिर प्रैक्टिकल बताया था, साथ ही साथ बहुत सारे MP क्वेश्चन बताया हूँ। अब फिर भी बुक को देखने के बाद मुझे जो जो इम्पोर्टेंट मिलते जा रहे हैं, समझ में आते जा रहे हैं कि हाँ, इनको भी पूछा जा सकता है, उन उदाहरणों को और क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो अंतिम खाते जो सबकी डिमांड रहती है, उसका कोई भी वीडियो हो 1000 चला ही जाता है, 500 1000 मतलब इतने बच्चे लोग देखते हैं। तो उसी में आज हम उदाहरण नंबर 14 देखने वाले हैं। अब चूँकि होली का माहौल है, आज होली का दूसरा दिन है, तो यहाँ पर शोर शराबे और बाजे बाजे की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, लेकिन हाँ, कंटिन्यू अगर मैं बोलूँगा तो फिर उधर की आवाज़ कम आएगी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो उदाहरण नंबर 14 है, आपके पास बुक है तो आप भी निकाल लेंगे, और अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आज देखिए और समझिए। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट में दिया हुआ है उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रारंभिक स्कंद है 1 लाख का, क्रय है 1,80,000 का, मजदूरी है 3,000 का, विक्रय है 2,05,000 का, और भविष्य निधि वेतन घटाकर है 5,400। भविष्य निधि का भुगतान हुआ है 1,200 रुपये, जिसमें से 50% अंशदान सहित है मालिक का। किराया का 250 रुपये प्रति माह है, मतलब प्रति माह 250 रुपये के हिसाब से हो गया 2750 इसमें दिखाया जा रहा है। विद्युत व्यय जो हुआ है वो 550 का है। व्यापारिक व्यय जो है वो 1500 रुपये का है। ऋण पर ब्याज जो है वो 900 का दिखा रहा है। कमीशन 200 का है, और मशीन है 29,000 का, और ये जो फर्नीचर और फिटिंग्स है ये 5,000 के हैं, और देनदार हैं आपके 10,000 समथिंग के, 10,500 के। भवन है 30,000 के। ऋण है 10% लोन है ना, लोन पर 10% ब्याज वगैरह लगेगा, वो है 10,000 का। लेनदार है 15,000 के। पूंजी है 55,000 का, और आहरण है 5,000 का। तो ये हमारे सारे इन्फॉर्मेशन थे। संयोजन में क्या क्या है, 1 अप्रैल 2018 को 5,000 रुपये वाली मशीन 4,000 रुपये में बेचकर मशीन खाते में क्रेडिट कर दी गई, ये पहला संयोजन है। मजदूरी में 1,000 रुपये मशीन लगाने का खर्च का शामिल है, तो मजदूरी में से 1,000 रुपये निकालना होगा। क्रय में 5,000 रुपये लागत स्कूटर शामिल है, तो क्रय में से 5,000 निकालना पड़ेगा। मालिक ने 1,000 रुपये का माल शायद व्यवसाय से निकाला है, उनको भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा साइड में, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, लिखा है हाँ, निकाला जिसका लेखा नहीं है, तो माल अगर कम हो गया है निकालने के कारण या जलने के कारण, तो वो भी क्रय में से घटता है, ये दोनों ही चीज़ घटेंगे। अगला है 500 रुपये के देनदार अशोध्य हो गए तथा अशोध्य ऋण पर 10% संचय बनाना है, ठीक है। तो चलो, देनदार पर छूट वूट की बात है, जो भी लाभ हानि आएंगे तब देखेंगे। 5,000 रुपये का माल जल गया तथा बीमा कंपनी से 4,000 रुपये प्राप्त हुआ, अंतिम स्कंद है 12,000 रुपये। तो जो भी सारे संयोजन होने थे हमें स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं व्यापार, लाभ हानि और चिट्ठे का, जहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कॉलम होता है विवरण राशि, और आपको पता है इसमें व्यापार लाभ हानि दोनों बनता है, तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता बोलते हैं, ट्रेडिंग एवं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंड, जो भी साल का समाप्ति वर्ष के लिए उसके लिए बनाया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है विकलन साइड में, डेबिट साइड इसको बोलते हैं, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो डेबिट साइड, विकलन साइड में सबसे पहले लिखना है प्रारंभिक स्कंद, जिसको आप ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो प्रारंभिक स्कंद है आपका 10,000 रुपये का, उसी को ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहती है से बोल करके लिख दिया 10,000 रुपये, यही सबसे टॉप में लिखना होता है। उसके बाद आप क्रय को लिखते हैं, ये सीरीज़ है बनाने का। क्रय आप देखेंगे 1,80,000 का है, तो आपने लिखा परचेस 1,80,000 ना, क्रय 1,80,000। उसमें से मैं बोला ये और ये वाला अमाउंट घटेगा। 5,000 रुपये का जो जल गया, 1,000 रुपये का जो मालिक ने निकाल लिया, 5,000 रुपये का जो किसी और चीज़ का शामिल है। तो नीचे लिखेंगे लेस मतलब घटाया, स्कूटर का पैसा, आहरण का पैसा, और जो आग जल गया, ठीक है। टोटल 11,000 रुपये घटेगा, तो 1,80,000 में 11 जाएगा तो 1,69,000 हो जाता है, उसको हम लिख लेंगे। क्लियर है। तो पहला आपने देखा प्रारंभिक स्कंद, फिर आपने देखा क्रय, उसमें जो जो घटना है संयोजन पढ़ के उनको आपको घटा देने हैं। क्रय वापसी होता तो वो भी घटाया जाता, जो कि नहीं है, तो बस इन्हीं चीज़ों को हमने घटाया।
ठीक है। अब मजदूरी सीरीज से यहाँ पर भी दी है, तो मजदूरी कहीं भी दिया रहे, क्रय विक्रय प्रारंभिक स्कंद क्रय होने के बाद मजदूरी नीचे लिखना, तो इससे आपको सरलता होगी, एक बनाने का तरीका पता चलेगा। तो मजदूरी है आपका 3000 का, मजदूरी लिखे यहाँ पर हमने 3000 रुपये। और आपको पता है मजदूरी में 1000 रुपये मशीन के खर्च का शामिल है, संयोजन नंबर 2, तो उसमें से 1000 रुपये निकाल दो, तो टोटल 2000 ही मजदूरी का है, तो उसको आपको अंदर में 2000 रुपये ही लिखना है। आप देखते हैं विक्रय, विक्रय है आपका 2,05,000, तो हमने विक्रय लिखा 2,05,000, किसी तरह की कोई वापसी नहीं है, तो इसमें से कुछ नहीं किया गया। अंतिम स्कंद आपको पता है 12,000 का है, तो अंतिम स्कंद 12,000 रुपये लिख दिए। अब 2,05,000 और 12,000 को जोड़ेंगे तो 2,17,000 समथिंग होगा, उसी से दोनों पक्षों में देखो बैलेंस किया गया है। ठीक है। अब जो बच्चों को नहीं दिख रहा होगा उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। खैर, लेकिन बड़ा करने से उधर के जो संयोजन है वो छूट जाते हैं। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा कि इस तरह से यहाँ पर बनाया गया। और अरे हाँ, मैं भूल गया, आप तो जूम कर सकते हैं, 8 गुना जूम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको जूम करके छोटा किया, तो ऐसे मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो वैसे ही आप भी 8 गुना तक इसको जूम कर सकते हैं, ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो मैं छोटा ही करके ही समझाता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन कवर हो सके, है ना। ये ठीक। तो अब इस पक्षों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के इसके साथ घटा देंगे, तो 1,69,71, 69 को 1 दिया 70, 71, 71 और 10 81। ठीक है। तो 2,17,000 में 1,00,000 कितना बोला था, 81, 7 में 1 जाएगा 6, 11 में 8 जाएगा 3, ये दोनों कट गए, 36,000 रुपये बचा। वही आपका सकल लाभ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आपका सकल लाभ और सकल हानि निकलता है। हानि होता तो इधर, लाभ है तो इधर। ठीक है। तो हमेशा प्रारंभिक स्कंद लिखना, क्रय लिखना, जो भी वापसी है उसमें घटाना, फिर मजदूरी लिखना, और उसके बाद कोई ढुलाई भाड़ा वाड़ा है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर समाकलन में आपको विक्रय और अंतिम स्कंद लिखना होता है। फिर दोनों पक्षों को जोड़ घटाव करके सकल लाभ सकल हानि निकालते हैं। ज़्यादा इधर है तो इधर ही कमी होगा, तो ये सकल लाभ कहलाएगा। ज़्यादा अगर इधर होगा और इधर कमी है तो वो सकल हानि कहलाएगा। अब इसी से आपका लाभ हानि शुरू होता है, तो जो सकल लाभ है उसको यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ को बोल करके, सकल हानि से सकल लाभ को। तो हानि होगा तो इधर लिखना है टॉप में, और लाभ होगा तो इधर लिखना है टॉप में। तो वो 36,000 रुपये यहाँ लिख दिया गया। अब इधर आपको क्या लिखना है, समस्त खर्चे जो विक्रय के लिए किए जाते हैं, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, पत्र इत्यादि सारे। तो आप देखेंगे यहाँ पर खर्चों में आपका भविष्य निधि का वेतन है, भुगतान है, किराया है, विद्युत व्यय है, व्यापारिक व्यय है, ऋण पर ब्याज है, कमीशन है ना। और अगर मशीन पे अगर ह्रास बोला होगा तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो देखिए लाइन से, सैलरी को पहले लिखा है, तो सैलरी मतलब वेतन, वेतन है आपका 5,400। ठीक है। इसमें क्या बोला है, भविष्य निधि का भुगतान जो 1200 का है उसमें से 50% अंशदान सहित है ना। तो मतलब आपको पूरा 1200 नहीं लिखना, इसमें से 50% मतलब इसका आधा लिखना है, तो 1200 का आधा 600 होगा। तो देखिए जो वेतन था उसमें और भुगतान जो अलग चीज़ का शामिल था, उसमें से जितना वेतन का वो निकाल कर भविष्य निधि का उसमें जोड़ देंगे। ये अदद का अमाउंट है। ठीक है। तो ये 5400 में 600 को जोड़े तो टोटल 6,000 रुपये आ गया, उतने को आपको लिख देने हैं। और दूसरा जो 50% शामिल था, मालिक का अंशदान भाग सहित था पीएफ का, उसको आप अलग से लिख देंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पीएफ करके जो लिखा है 600 रुपये, उसको अलग से ऐसे शो कर देना है। ठीक है। जल्दीबाजी में अगर आप इस पूरे 1200 को भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने वाला अगर आप बैलेंस बस चेक करता है आंसर आया कि नहीं है तो आपका राइट हो जाएगा। लेकिन फिर भी याद रखना है, भविष्य निधि का भुगतान, वेतन का जो उसमें समायोजन बोला है वो आपको ध्यानपूर्वक करना होता है। अगला है किराए का। तो किराए का आपको टोटल यहाँ पर जो दिया है 2750, आपको वो लिखना होगा। और प्रतिमाह 250, किराया प्रतिमाह 250 रुपये, 2750 है ना। अब किराए के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से यहाँ आगे पीछे नहीं लिखा है, ऊपर एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं ऊपर भी तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, कुछ भी खास नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी चीज़ों को मैं प्रिंट मिस्टेक कहता हूँ अगर ठीक से ना बताए तो। किराया इतने माह का देना शेष रहा, या इतने माह छोड़ करके बाकी का दे दिया, ऐसा कुछ बताता है तो समझ में आता है कि उसमें से कुछ राशि अदत्त है। तो किराया 250 रुपये प्रति माह, और सीधा लिखा इतना है ना।
तो इतना लिखा गया है और इसमें से आदत करके इसको जोड़ा गया है। तो सर 250 रुपये देना बाकी है, जिसको लिखना में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं लिखा गया है। शायद इंग्लिश के क्वेश्चन में ठीक से दिया होगा, क्योंकि कई बार हिंदी में जो प्रिंट मिस्टेक होता है उसको इंग्लिश में ठीक से लिखे रहते हैं। तो इस तरह से इस अमाउंट को आपको, अभी मेरा फ़ोन आ रहा है, इसको मैं साइलेंट कर दूं, पहले हो गया ठीक। तो ऐसे अमाउंट को आपको इस तरह से जोड़ के लिख लेना, ठीक है। तो वैसे कुछ कुछ गलती होती है, वही आपको सीखना समझना, इसलिए क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका विद्युत व्यय 550, तो विद्युत व्यय 550 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1500 आपका व्यापारिक व्यय है, तो 1500 व्यापारिक व्यय, ठीक है। इसको ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका ऋण पर ब्याज, जो कि 900 है। और ऋण पर ब्याज अगर 10% यदि और निकालना है तो शायद 1000 रुपये और निकल जाएगा, तो टोटल 1000 रुपये हो जाएगा। तो 900 और ये 900 रुपये आउटस्टैंडिंग 1000 रुपये लिख दिए जोड़ करके, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। परसेंटेज दे दिया ना ऋण के सामने, मतलब ब्याज निकालना है, समझो। नहीं दिया होगा तो सिर्फ ऋण है, तो वो आपको दायित्व में लिखना है, चिट्ठे जब आप बनाएंगे तब। इसके बाद है कमीशन। याद रखना, कमीशन किराया ऐसा चीज़ है, डेबिट में दिया हो तो आपको यहाँ भी डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में दिया हो तो यहाँ भी आपको क्रेडिट में लिखना होता है। उसको लाभ समझा जाता है अगर क्रेडिट में दिया हो तो। आप देख सकते हैं कमीशन का जो कितना अमाउंट है यहाँ पर, कमीशन का देखने में 200 रुपये शायद, है ना। तो कमीशन का 200 रुपये लिख दिया है। और उसके बाद हाँ, आग से हानि हुआ है, तो उसमें भी आपको नुकसान कितने का हुआ, 5000 का माल जला था लेकिन 4000 रुपये मिला, 1000 रुपये की हानि हुई, तो ये आग से हानि, है ना। क्या लिखेंगे, आग से हानि 1000 रुपये का, ठीक है। उसी तरह से 100 रुपये की मशीन को लगाने में खर्च हुए, खर्च भी आपकी हानि होती है, तो वो आप वो वाला लिखेंगे, मशीन के लागत में खर्च या मशीन को स्थापित करने में हानि, ठीक है। अब उसी के साथ आपको डूबत ऋण वगैरह भी देखना होता है। तो 500 के अशोध ऋण हैं और 10% का और संचिति बनाना है। तो देनदार आपके पास कितने के हैं, 30,000। 30,000 में अब अगर आप 500 काट देते हैं तो एक मिनट यहाँ पर कुछ संयोजन होगा, विशेष संयोजन क्यों होगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए राशि बताने में गलती हो गई थी। देनदार है 10,500 का, ठीक है। देनदार यहाँ जितने का भी हो, अगर संयोजन में अलग से अशोध ऋण या डूबत ऋण बताया जाता है, तो इस देनदार की राशि में से उसको काटना है, वो नया एक डूबत ऋण है, आप ये समझ सकते हैं, जो कि अभी इसमें कटना है पर बताया नहीं गया है, इसलिए संयोजन में बताया गया है। तो 10,500 में पहला काम है आपका घटाया बोल के 500 रुपये घटाना है। अब जो राशि बचती है उस पर फिर जो भी इसने परसेंट बोला होता है, 2%, 5%, 2.5%, वो निकालना होता है। तो 10,000 पर अगर आप 10% निकालते हैं तो 1,000 रुपये निकलेगा। उसी 1,000 को प्रोविज़न फॉर बैड डेबिटर्स, अशोध ऋण, संदिग्ध ऋण प्रावधान या डूबत ऋण प्रोविज़न, ये बोल करके आप लिख सकते हैं। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स करके यहाँ पर 1,000 रुपये वही लिखा गया, और ये 500 रुपये जो इस समय का दिया उसको भी लिखना होता है, ठीक है। अब इस तरह से सारे खर्चे लिखने के बाद आपको जोड़ घटाव करना होता है। तो आप देखेंगे समस्त खर्चों को आपको जोड़ना है और 36,000 में घटाना है। घटाने के बाद आपका बचा है 19,650। इसका मतलब 30,000 में कितना घटा है वो हम निकाल लेते हैं। तो टोटल जो खर्च हैं वो 10,350 हो रहे हैं, जिसको 30,000 में काटने के बाद आपका 19,650 रुपये बचा। तो इस तरह से व्यापार एवं लाभ हानि बना। तो दोनों ही काफ़ी क्लियर हैं, बस आपको संयोजन में ही थोड़ा फंसना पड़ता है, और अगर आपका संयोजन भी बहुत अच्छा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने चिट्ठे बैलेंस शीट को, और चिट्ठे को समझना है तो उसके लिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, अच्छा बुरा जो भी पॉइंट है संयोजन के, जिसको ध्यान में रख करके इसको बनाना है। तो देखिए
चाहे तो आप संपत्ति तरफ से सब कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, दायित्व तरफ से। मैं हमेशा दायित्व साइड को लिखता हूँ क्योंकि इनमें लिखने के लिए बहुत कम चीज़ें ही दी जाती है। जैसे कि लेनदार, तो लेनदार आपका जितना दिए है, आप 15,000 का बोल रहे हैं तो लेनदार 15,000 का आपने लिख दिया। इसके बाद इसमें अदद लिखना होता है। अदद की जो राशि है, तो एक अदद की राशि 100 रुपये है, एक अदद की राशि 250 रुपये है। दोनों को जोड़ करके सीधा 350 रुपये लिख दिया गया। ठीक है। और इसी तरह से लोन है 10,000 का, तो 10,000 का ही लोन लिख दिया। ठीक है। नीचे पूंजी में आपको शुद्ध लाभ जोड़ना होता है और आहरण घटाना होता है। तो पूंजी आप देखेंगे जितने का भी आपका 55,000 का, तो आपने पूंजी लिखा, उसमें आपने शुद्ध लाभ को जोड़ा जो कि 19,650 है, तो जोड़ा 19,650। फिर टोटल करने के बाद आप बोलेंगे घटाया आहरण, तो आहरण में कुल 6,000 रुपये घटेगा। एक जो 1,000 रुपये का मालिक ने किया है और दूसरा जो 5,000 का है, दोनों मिला 6,000 का आहरण घट गया। अब जो आया आपने 68,650 को पूंजी का लिखा। तो इस तरह से लेनदार की राशि, अदद की राशि, ऋण की राशि और पूंजी की राशि आपने लिखा। इसके बाद है आपका सारी संपत्ति, और इसमें अगर कोई पूर्वदत्त है या जो अग्रिम प्राप्त है ना, मतलब अग्रिम आपने भुगतान किया, वो आपकी संपत्ति, उसको आपको यहाँ लिख लेना है। तो सबसे पहले रोकड़ या बैंक करके जो अमाउंट पहले से यहाँ पर दिया जाता है उनको उठा करके लिखा जाता है। तो वो आप देखेंगे आपको दिया है कि नहीं, रोकड़, भवन, भूमि, तो प्रारंभिक स्कंद, क्रय, मजदूरी, किराया, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ठीक है। जो बीमा कंपनी से आपको 4,000 रुपये मिला था ना 5,000 के माल के नुकसान में, वो इसको लिखा है बैंक खाते को 4,000 रुपये मिला बीमा कंपनी से। ठीक है। देनदार आपके पास 10,500 के थे, आपने देखा था, उसमें से 500 रुपये जो बोला गया था उसको घटाए हैं, फिर अलग से 1,000 रुपये जो आपने छूट निकाला उसको घटाए हैं, तो 9,000 रुपये का आपको लिखना है क्योंकि उतना ही पैसा आपको मिलेगा समस्त छूट देने के बाद। अंतिम स्कंद आपकी संपत्ति होती है, तो जो आपको 19,000 दिया था इसी प्रश्न में टॉप में, उसी को आपको लिख लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है आपकी फिक्सिंग मशीन, उस पर कोई भी समायोजन नहीं था, वो 5,000 का जो 5,000 आपको दिख रहा था वही 5,000 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। उसी तरह से स्कूटर, मशीन, बिल्डिंग, भवन, इन सबको लिख दिया गया क्योंकि इनमें कोई संयोजन नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ उदाहरण नंबर 14। इस पर अगर कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको भी एक बार उसको बना करके देखना है ताकि आपके जो भी डाउट हो वो सब क्लियर हो जाए। उसी तरह से जैसे कि 14 जो था वो काफ़ी सरल था, टफ नहीं था। अब थोड़ा मोड़ा घुमाव तो रहता ही है, इसलिए उस क्वेश्चन को दिया गया था। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 15 इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें भी एक कॉम्पैक्ट का जो क्वेश्चन होता है, कॉम्पैक्ट सा, जिसमें बहुत कुछ भर के नहीं दिया जाता, सिंपल तरीके से, थोड़ा दिखने में टफ भी लगे और क्वेश्चन सिंपल भी हो, उस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाता है। ठीक है। जो कि आपसे बन सकता है लेकिन आप देख के डर जाएं, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है। कि अरे ये क्या आ गया है तो नहीं बनेगा, ऐसा अगर आपको लगा तो समझ लो एग्ज़ाम ने सरल क्वेश्चन ही पूछा है। यहाँ पर देखेंगे पूंजी है, आहरण है, मशीन है, स्टॉक है, क्रय है, विक्रय है, डेबिट क्रेडिट का पूरा मिक्स करके दे दिया गया है, कौन किधर आता है, जबकि पूंजी में समाकलन होती है वो इधर दी जानी चाहिए पर इधर दे दिया है ना, तो सब मिक्स करके दिया हुआ है। संयोजन ही मेन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या दिया है उसको भी देख लो। 31 मार्च 2019 को रहतिया का मूल्य 50,000 रुपये है, बाजार मूल्य 64,000 रुपये है, और मोटर कार पर 15% ह्रास लगाना है। मोटर कार का प्रयोग आंशिक रूप से व्यवसाय और आंशिक रूप से गृह कार्य के लिए होता है, इसलिए 1/2 मोटर कार के कर्जे ह्रास सहित स्वामी के निजी माने जाएंगे। तो जो भी मतलब मोटर कार का खर्च होगा उसका आधा भाग निजी माना जाएगा और आधा भाग को आपको मोटर कार खर्च में लिखना है। ये क्वेश्चन समझाना चाहता है। आगे विज्ञापन व्यय का 1/4 भाग अब लिखित करना है, और 28 मार्च 2019 को एक ग्राहक को 6,000 रुपये का माल लौटाने की शर्त पर बेचा, जिसका वास्तविक लागत 5,000 रुपये था, और पुस्तकों में वास्तविक बिक्री के रूप में लिख दिया गया। ठीक है। 7,000 रुपये का माल क्रय किया गया तथा स्टॉक में भी सम्मिलित कर लिया गया, परंतु कोई प्रविष्टि नहीं की गई। विविध देनदारों से 5% संदिग्ध के लिए प्रावधान करना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है, वही टॉपिक शुरू से आपको ध्यान देना है। प्रारंभिक स्कंद कितना है उसको उठा के आपको टॉप में लिखना है। ठीक है।
तो प्रारंभिक स्कंद का तारीख भी दिया रहता है। अगर प्रारंभिक स्कंद ना बोला रहे, स्टॉक ढूंढना, रहतिया ढूंढना, और आप देखना कि तारीख 1 अप्रैल दिखा रहा है तो वो आपका प्रारंभिक रहतिया है 30,000 रुपये। फिर आपको परचेज ढूंढना है जो कि जस्ट उसके नीचे दिया 1,74,400, वो लिख दिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है कुछ स्पेशल चीज़, जैसे और आपने कुछ क्रय किया तो उसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो 7,000 रुपये का माल क्रय किया गया तो 7,000 का माल उसमें जोड़ दो, तो 1,74,000 में 7 जोड़ के 1,81,400 हो गया। उसमें से जो वापसियाँ थी 2,000 रुपये का, इसमें जो समीकरण में बताया है उसको आप निकाल देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं बताया तो वो यहाँ पर बताया जाता है क्रय वापसी। तो क्रय वापसी देखो दिया 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये घटा दिए, जो आया उसको आपने शुद्ध राशि में लिख दिया, ठीक। आगे आप देखेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कैरेज इनवर्ड, है ना। तो ये कोई आंतरिक भाड़ा होता है जो आपको दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं। आगम भाड़ा वही आंतरिक भाड़ा है 4,000 रुपये का, उसको आपको लिखना ही है। और उसके बाद मजदूरी है 1,600 का रुपये, वो भी लिखना है आपको। अब उसके बाद जो है बाह्य ना फ्रेट आउटवर्ड, ये आपको लाभ हानि में लिखना होता है, यहाँ नहीं। तो विक्रय को आपने लिखा, ठीक है। विक्रय में आपने क्या घटाया, सोल्ड, गुड, रिटर्न, हाँ, नोबेल बेसिक, ठीक है। तो कोई वापसी आया था, एक ग्राहक ने 4,000 रुपये का माल लौटाने की शर्त पर बेचा, है ना। तो जो 6,000 रुपये का माल वापस आया है उसको आपने लिख दिया, मतलब घटा दिया उसमें से। उसके बाद विक्रय वापसी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए 12,000 रुपये, वो भी घटा दिया 12,000 रुपये को। अब जो आया आपने उसको लिखा 2,30,000 रुपये। अंतिम स्कंद जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितने का है, 50,000 का, लिख दिए 50,000 रुपये, ठीक। हाँ, उसमें क्या चीज़ बोला है, वापस जो माल आपका आ गया 5,000 रुपये का, तो अंतिम स्कंद आपको और बढ़ जाएगा क्योंकि अब अगले साल उसको बेचना है। तो टोटल उसको जोड़ के 55,000 रुपये आपको लिखना है, ठीक है, वापसी किए गए माल को, जो अलग से बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, इतना ही लिख करके 2,85,000 से बैलेंस कर दिया दोनों पक्षों को। और फिर से डेबिट साइड कम है तो इन सबको जोड़ के घटाया गया है, तो 17,000 रुपये का कमी है, यही आपका सकल लाभ है, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया है। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप समाकलन साइड में लाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इधर दो चीज़ क्या है, रेंट का है और डिस्काउंट का है। तो देखिए अगर कटौती समाकलन में दिया हुआ है तो लाभ समझ के आपको इधर लिखना है, खासकर क्रेडिट वर्ड लिखा हो तो क्रेडिट इसमें लिखा है तो ये 2,400 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से प्राप्त किराया बोला है तो वो भी लिखा जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ लिखी गई है। बाकी समस्त खर्चे होते हैं डेबिट साइड के, मतलब लाभ हानि में हानि साइड में। तो जो आउटवार्ड का गाड़ी भाड़ा दिया था ना 600 रुपये, उसको लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट, है ना, विज्ञापन। अब विज्ञापन के बारे में देख लिए 1/4 भाग लिखना है, तो फिर ये जो 30,000 है उसका 4 से डिवाइड करना है और जो हिस्सा आएगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बता भी दिया आपको, वैसे बता देना है, ठीक है। डिस्काउंट, तो जो सिंपल डिस्काउंट है 1,600 रुपये, उसको लिखा गया है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ऋण पर ब्याज अगर आपको दिया जाता है, जैसे कि यहाँ 1,800 दिया तो 1,800 लिखा है। फिर और आपको जो 12% निकालना है, तो 6 दूनी 12, 1200, सॉरी 12 दूनी 24 होगा ना। तो और अलग से कहीं पर बताया थोड़ी है क्या, नहीं बताया है, ठीक। अशोक के ऋण पर ब्याज बोला है। %12, 12 दूनी तो 24 होगा, 600 कैसे निकला रे बाबा, कहाँ से है इसका संयोजन, वेट, समस्या कहाँ पर है, जो ऋण पर ब्याज है वहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना भूल गए हैं, क्वार्टरली लिखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है हर 3 महीने पे जो ब्याज निकलता है उस नियम से आपको निकालना होता है। तो ये इसमें लिखना भूल गए हैं, आपको 1/4 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 3/12 आपको समय के रूप में लिख करके आगे बढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 होता है, ठीक है। तो अशोक का जो ऋण है, अशोक से ऋण जो लिखा है वो है 20,000 का। 20,000 का अगर आप 12% निकालते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 12 आपको नहीं निकालना है,
आपको ऐसे लिखना है, ये 20,000 गुणित 12/100 गुणित 3/12। 12 से 12 कटा, 20 से 20 कटा, 200 का 3 से गुणा करोगे 600 आएगा। तो ये ऋण पर ब्याज इसको इस तरह से निकालना है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है 1800 रुपये ब्याज, टोटल मिला के 2400 रुपये। ठीक है, समझ आया। और बाकी जो खर्च सामान्य तरीके से दिए हुए हैं, बस उनको वैसे लिखते लिखते आगे बढ़ना है। तो ये जो है 800 रुपये, ये किसका है, रोशनी के हैं ना, लाइटनिंग के। तो रोशनी के 800 रुपये का खर्च यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद देनदारों पर छूट वगैरह निकालनी होती है ना, तो 5% निकालना है। देनदार है आपके पास कितने का है, 42,000 का। 42 का 10% होगा 4200, 4200 का आधा हो जाएगा 2100, है ना। तो अच्छा 6,000 रुपये घटाना है, उसके बाद निकालना है। अच्छा हाँ, एक ग्राहक ने लौटा दिया, तो 42,000 में 6,000 का माल वापस आ चुका है। तो लगभग जो 36,000 बचे उस पर आपने 5% निकाला, तो 3600 का 1800 आएगा, इसलिए 1800 रुपये लिखा। ठीक है, तो वो यहाँ स्पष्ट बता दिया, आपको भी ऐसी मेंशन वहाँ कर देना है ताकि चेकर को अच्छे से समझ में आ जाए और आपको फुल नंबर मिले। ठीक है। अब उसी तरह मोटर कार पर एक्सपेंसेस था, तो मोटर कार पर बहुत बड़ा संयोजन है कि मोटर कार का 15% ह्रास लगाना है, और मोटर कार का प्रयोग आंशिक रूप से व्यावसायिक और घर कार्य के दोनों के लिए होता है। तो इसलिए उसका 1/2 भाग मतलब आधा हिस्सा ही खर्च के रूप में लिखा जाएगा और आधा हिस्सा मालिक के निजी खर्च में माना जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो मोटर कार कितने का दिया है, मोटर कार पर वह दिया है 12,600। ठीक है, तो 12,600 का आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, तो 6,300 होगा। उसको उड़ा के जो आएगा उसी को लिखना है, तो वही 6,300 को ही लिखना है। ठीक है। मोटर कार पर ह्रास लगाना है 5%, तो मोटर कार पर ह्रास आपको मोटर कार और कहीं पर दिया है क्या, मोटर कार 80,000 का, मेरी आंखें धोखा थोड़ी खा रही है, 80,000 का है ना। ठीक है, ह्रास किस दर से लगाना है, 15%। तो 80,000 का 15%, 15×8 = 9,000, और ह्रास का आधा हिस्सा लिखना मतलब 4500 रुपये लिखना है ना। चलिए ठीक है, तो मोटर कार पर ह्रास, अरे इसमें 12,000 कैसे निकला, मोटर कार तो 80,000 का है। 80 का 10% 8,000 होगा। मैं ही गलत निकाला हूँ क्या, हाँ मुझसे ही गलती हुई होगी। ठीक है, हो सकता है गलती। 1 0 से 1 0 काटा, 5 × 15, 5 दूनी 10 काटा, है ना। अब 2 से ये काटा, 4 × 12,000 ही होगा। ठीक, हमसे गलती हो गई, हो जाती कैलकुलेशन में। तो उसी 12,000 में आपने देखा उसका हाफ 6,000 रुपये घटेगा, क्योंकि हाफ निजी खर्च में जाता है ना, इसलिए इतना रुपये लिखा है। ठीक है, अब इधर तो आपको क्लियर है, सकल लाभ को लिखा है, प्राप्त किराया प्राप्त बट्टा को लिखा है, और सब खर्चों को जोड़ करके इसमें से घटाना है। तो इधर का राशि ज़्यादा है, 74,000 रुपये 400, और बाकी इन सब को घटाने के बाद आपका 47,200 रुपये शुद्ध लाभ निकला। अब इसी शुद्ध लाभ को लेकर के आपको चिट्ठा बनाना होता है। ठीक है, तो चिट्ठे बनाने के लिए आपको पता है सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक, तो पूंजी 1,64,000। ठीक, शुद्ध लाभ जोड़ना है 47,200, आहरण घटाना है। तो आहरण देखिए, आप कार्रवाई का भी है और बाकी चीज़ों का, निजी खर्चों का भी है, तो सबको आधा आधा को जोड़ करके टोटल हो गया ये 17,900 रुपये।
उन सबको इसमें से घटाने के बाद जो आएगा पूंजी की राशि में वो लिखा जाएगा। लेनदार और उसमें 7,000 रुपये के अदद आपको संयोजन में मिले थे उसको जोड़ देना है, ठीक है। जो कि और क्रय किया था ना 7,000 रुपये का, तो आपके लेनदार और बढ़ गए, जो उतना पैसा आपसे लेंगे तो जोड़ करके टोटल जो लेनदार आएगा उसको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अशोक का जो लोन था उसमें 600 रुपये हमने ब्याज निकाला, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बैंक का पैसा है आपको यहाँ पर दिया है 20,400, वो लिखेंगे। विज्ञापन का लिखेंगे 23,100 रुपये, ठीक है। विज्ञापन में विज्ञापन का लिखा है ना खर्च निकालना 1/4 भाग, 1/4 भाग निकालने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। ये है देनदार में 6,000 रुपये का जो वापसी हो चुका है वो घटाएंगे, फिर छूट जो आपने 1,800 रुपये निकाला वो घटेगा, जो बचेगा वो आपको देनदार के रूप में यहाँ लिखना है। फिर स्टॉक का आपको पता है 50,000 का स्टॉक है, और ये 5,000 रुपये का जो और शामिल हो गया वापसी का, वो आपको जोड़ के लिख देना है। मोटर कार 80,000 का, जिसमें से 12,000 रुपये का आपका एक्सपेंसेस उड़ा दिया जाएगा। अब भले कोई निजी और हो रहा है लेकिन टोटल इतने का है वो निकलेगा। फर्नीचर और मशीन पर कुछ नहीं है तो वैसे लिखा जाएगा। बन गया आपका 14 और 15 नंबर का उदाहरण, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को जो भी आपने देख के समझा है, पर एक बार खुद से बनाइए, क्वेश्चन को सामने में रख करके बिना सोल्यूशन को देखिए, है ना। क्योंकि ये चैप्टर पूरा ऐसा है, आप भले ही इस वीडियो को एक बार देख लो, 2 बार देख लो, लेकिन जब तक आप स्वयं उसे अपने कॉपी में नहीं बनाएंगे स्केल से खींच के लाइन वगैरह सब कुछ पढ़ करके, तब तक ये आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से घर नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बने, तो उससे पहले बच्चों 2 बार देख करके समझना होगा और 1 बार बिना देखे बनाना होगा। जब आप ये सब अच्छे से कर लेते हैं तब फिर आपको खुश होना चाहिए कि हाँ आपसे अब बन जाएगा क्वेश्चन, आपको बनाना आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।